रिसेंट टाइम में कमोडिटी मार्केट्स में एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है, जहां पर प्रेशियस मेटल्स और बेस मेटल्स का डिमांड और प्राइस दोनों लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि सबसे पहले तो इन मेटल्स का इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रहा है और साथ ही साथ ये जो गोल्डन एरा था फ्री ट्रेड का, वो कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है। क्योंकि टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर और इंपोर्ट्स के ऊपर बैन लगा देना, ये सब कुछ आज के टाइम में आम बात बन गई है। और इसी रीजन की वजह से आज के टाइम में क्या हो रहा है, हर कोई बड़ा देश, हर कोई बड़ा कॉर्पोरेट रिसोर्सेज को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है। और ये हमने लास्ट वीडियो सिल्वर के ऊपर बनाया था, वहां पर भी डिस्कस किया था, जहां पर हमने देखा था कि किस तरीके से चाइना आज के टाइम में सिल्वर के सप्लाई के ऊपर कंट्रोल कैसे मेंटेन कर रहा है और सप्लाई चोक करके प्राइसेस कैसे बढ़ा रहा है। वो हमने कल के वीडियो में बहुत ही डिटेल में देखा था। लेकिन आज के टाइम में गोल्ड और सिल्वर के अलावा एक और रिसोर्स है जिसके बारे में बहुत कम बात किया जा रहा है, और वो मेटल रिसोर्स है कॉपर। और साथ ही साथ एक बहुत बड़े ग्लोबल मार्केट लीडर मेटल कंपनी के ओनर ने यह तक बता दिया है कि कॉपर इज द नेक्स्ट गोल्ड। क्या कॉपर सच में अगला गोल्ड बनने का पोटेंशियल रखता है? और अगर हां, तो आज की मार्केट में कॉपर में इन्वेस्ट करने के कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है? आज की वीडियो में हम इन सारी चीजों के बारे में एक बहुत ही डिटेल डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग सही तरीके से और इफेक्टिव तरीके से सीखना है, तो इसके लिए आप हमारे फ्री बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। लेकिन हाँ, स्लॉट्स बहुत ही लिमिटेड है, और इसीलिए अगर आप ये बूट कैंप फ्री में अटेंड करना चाहते हैं तो अभी जाइए और रजिस्टर कर लीजिए। तो सबसे पहले ये देखिए, कॉपर का प्राइस है, और जनवरी 2024 से अब तक अगर आप देखेंगे तो कॉपर का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 75% ऊपर जा चुका है। तो अभी ये डेटा देखने के बाद हमारे माइंड में एक ऑटोमेटिक परसेप्शन क्रिएट हो जाएगा कि अभी कॉपर का प्राइस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कॉपर का डिमांड बढ़ रहा है, और कॉपर का डिमांड इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इंडस्ट्रियल कंजम्पशन बढ़ रहा है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि कॉपर का डिमांड कुछ और रीजंस के वजह से भी बढ़ रहा है। और अगर ये रीजंस आने वाले टाइम में उल्टा पड़ जाते हैं, या इनमें जो रिस्क फैक्टर है अगर वो मैनिफेस्ट होता है, तो जितना तेजी से कॉपर का प्राइस बढ़ा है उतना तेजी से कॉपर का प्राइस क्रैश भी हो सकता है। तो इसीलिए अभी हम उन तमाम रीजंस को समझने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से कॉपर का डिमांड बढ़ रहा है और डिमांड के पीछे कॉपर का प्राइस भी बढ़ रहा है। तो इसमें पहला रीजन है यूएसए का एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसीज। क्योंकि अभी यूएस गवर्नमेंट कॉपर इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत सारे टैरिफ्स लगाने के बारे में बातचीत कर रहा है, और अगस्त 2025 में तो उन्होंने सेमी फिनिश्ड कॉपर प्रोडक्ट्स के ऊपर 50% का टैरिफ भी इंप्लीमेंट कर दिया है। और यूएस के इस ट्रेड पॉलिसी की वजह से आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट हो रहा था, क्योंकि अगर यूएसए ने ये टैरिफ एक बार इंप्लीमेंट कर दिया तो वहां के जो मैन्युफैक्चरर्स है और ट्रेडर्स है उनके लिए एडिशनल या एक्स्ट्रा कॉस्ट है। तो इसी कॉस्ट को बचाने के लिए यूएस के जो मैन्युफैक्चरर्स है और ट्रेडर्स है वो क्या कर रहे थे, वो कॉपर के मैसिव शिपमेंट्स ले रहे थे। और जब इतना ज्यादा कॉपर यूएसए में ही जा रहा है तो इसकी वजह से क्या हो गया, जो ग्लोबल इन्वेंटरीज है वो ड्रेन हो गए। इसकी वजह से बाकी रीजन्स में शॉर्टेज क्रिएट होने लगा कॉपर का। एंड ऑब्वियस ही बात है, जब शॉर्टेज आता है तो प्राइस बढ़ता है। और उसके बाद दूसरा रीजन ये है कि अभी के टाइम में एक मैसिव क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, और इस ट्रांजिशन को लीड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी। क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स को देखेंगे, यानी पेट्रोल और डीजल के इंजन के व्हीकल्स देखेंगे, तो उन व्हीकल्स में रफली 23 kg कॉपर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वही अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देखेंगे तो यहां पर कॉपर का कंजम्पशन 2 से 4 गुना ज्यादा है। रफली ये बोला जाता है कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में अबाउट 83 kg कॉपर इस्तेमाल किया जाता है। यानी आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या जितनी बढ़ती जाएगी, कॉपर कंजम्पशन भी उतना ही बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए आपने ये देखा भी होगा, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ्यूचर के ऊपर बेट किया है, उन्होंने कॉपर और सिल्वर के फ्यूचर के ऊपर भी बेट किया है। और इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी कॉपर का डिमांड अभी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जो सोलर और विंड एनर्जी के इक्विपमेंट्स है दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ कॉपर। जस्ट फॉर एग्जांपल, एक सिंगल विंड टर्बाइन बनाने के लिए अप टू 4 टन कॉपर की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा पावर ग्रिड अपडेट्स और ये जो ईवी चार्जिंग स्टेशन है, हर जगह आपको कॉपर की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद तीसरा मेजर रीजन है एआई एंड डेटा सेंटर्स का मैसिव एक्सपेंशन। क्योंकि जैसे जैसे एआई का एडॉप्शन बढ़ता जाएगा, एआई के यूज केसेस बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ही डेटा सेंटर्स का डिमांड भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि एआई चलाने के लिए डेटा सेंटर्स की जरूरत पड़ती है, और डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए पावर की जरूरत पड़ती है। क्योंकि डेटा सेंटर इज अ पावर हंग्री इंडस्ट्री, और डेटा सेंटर्स के लिए हंड्रेड्स ऑफ टन्स ऑफ कॉपर की जरूरत पड़ती है। और डेटा सेंटर्स में जो हंड्रेड्स ऑफ टन्स ऑफ कॉपर है, इसको 3 मेजर एप्लीकेशंस के लिए कंज्यूम किया जाता है। पहला है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है कूलिंग इक्विपमेंट्स, और तीसरा है केबलिंग एंड वायरिंग के लिए। एंड जस्ट टू गिव एन आइडिया, डेटा सेंटर्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं। और इसके अलावा जेपी मॉर्गन का एक रिसर्च ये एस्टिमेट करता है कि 2026 और 2026 के बाद कॉपर
कॉपर का डेफिसिट हो सकता है या कॉपर का शॉर्टेज हो सकता है, क्योंकि जेपी मॉर्गन ये एस्टिमेट करता है कि 2026 में जो डेटा सेंटर्स के इंस्टॉलेशन होंगे वो अबाउट 4,75,000 मेट्रिक टन्स ऑफ कॉपर को कंज्यूम करने वाले हैं, और ये नंबर सिग्निफिकेंटली हायर है कंपेयर टू 2024 एंड 2025 का कॉपर कंजम्पशन इन डेटा सेंटर्स। और डेटा सेंटर्स का कॉपर कंजम्पशन यही पर नहीं रुक रहा है, 2027 में ये और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, 2028 में और भी ज्यादा बढ़ेगा, और जैसे जैसे एआई एडॉप्शन बढ़ता जाएगा, डेटा सेंटर्स बढ़ते जाएंगे, वैसे ही कॉपर का कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा। और इसके बाद कॉपर का प्राइसेस और कॉपर का डिमांड बढ़ने के पीछे एक और मेजर रीजन है सप्लाई कंस्ट्रेंट्स, यानी अभी जो कॉपर का प्रोडक्शन है या कॉपर अभी जो दुनिया में अवेलेबल है, आने वाले टाइम में ये कॉपर का जो प्रोडक्शन है ये कम हो सकता है, ऐसा भी एंटिसिपेट किया जा रहा है। जैसे कि कुछ टाइम पहले इंडोनेशिया, जो कि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर है, वहां पर मडस्लाइड होने की वजह से कॉपर माइनिंग में डिस्ट्रप्शंस हुए थे, जिसकी वजह से कॉपर का जो आउटपुट है वो सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट हुआ था। और ये बोला जाता है कि ये जो डिस्ट्रप्शन है ये थ्रू आउट 2026 लास्ट हो सकता है। और उसके बाद दूसरा सप्लाई कंस्ट्रेंट आता है चाइना की तरफ से, क्योंकि जो भी दुनिया में कॉपर निकलता है उसमें से 50% कॉपर को चाइना ही प्रोसेस करता है, जो बेसिकली रिफाइनिंग और स्मेल्टिंग का प्रोसेस है। और अभी चाइना के जो स्मेल्टर्स है उन्होंने 2026 में प्रोडक्शन कट करने का डिसीजन किया है या प्लान किया है, जहां पर वो अप्रोक्सीमेटली 10% प्रोडक्शन को कट करने के लिए प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अभी चाइनीज स्मेल्टर्स है उनको ये लग रहा है कि उनके पास कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उन्हें प्रोसेसिंग फीस बहुत कम मिल रहा है। तो इसलिए इन दोनों प्रॉब्लम्स को वो प्रोडक्शन को कट करके एड्रेस करना चाहते हैं। और उसके बाद कॉपर का सप्लाई कम होने के पीछे एक और रीजन ये बताया जाता है, अभी जो बहुत सारे कॉपर के माइंस है वो पुराने हो रहे हैं, जिसकी वजह से ओर का जो क्वालिटी होता है वो इंपैक्ट हो रहा है। यानी सिंपल वर्ड्स में आपको ये समझना होगा कि अगर ओर क्वालिटी अच्छा है तो वहां पर पत्थर कम होंगे और मेटल ज्यादा होगा, जिसकी वजह से पत्थर आपको कम प्रोसेस करना है, मेटल ज्यादा मिलेगा, कम खर्चे में ज्यादा मेटल। और वही अगर ओर का क्वालिटी खराब होता जाता है, गिरता जाता है, तब क्या होगा, पत्थर ज्यादा मिलेंगे, मेटल कम मिलेगा, यानी प्रोसेसिंग का खर्चा ज्यादा, मेटल जो निकलेगा वो कम होगा। अभी इसके बाद आपके माइंड में एक ऑब्वियस सा थॉट ये आएगा कि अगर ये कॉपर का माइन पुराना हो रहा है तो नया कॉपर का माइन ढूंढ लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो हाँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कॉपर का माइन होता है उसको डेवलप करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होता है। ऑन एन एवरेज ये बोला जाता है कि कॉपर के माइन के डिस्कवरी से लेके कॉपर के प्रोडक्शन तक ऑलमोस्ट 15 से 25 ईयर्स का टाइम लगता है। यानी आज के टाइम में अगर आप एक कॉपर माइन को ढूंढते हो तो वहां से कॉपर को निकाल के प्रोड्यूस करने का जो काम है वो 15 साल बाद ही शुरू हो सकता है। तो इस रीजन की वजह से भी कॉपर के सप्लाई में शॉर्टेज एंटिसिपेट किया जा रहा है। और उसके बाद कॉपर का डिमांड बढ़ने के पीछे या प्राइसेस बढ़ने के पीछे स्पेसिफिकली एक फाइनेंशियल और इकोनॉमिक फैक्टर भी है। तो आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो कॉपर के प्राइस में कहीं ना कहीं एक कॉर्नर में स्पेक्युलेटिव मोमेंटम जरूर है, क्योंकि आज के टाइम में जो लार्ज स्केल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है और हेज फंड्स है वो कॉपर को फ्यूचर ग्रोथ का एसेंशियल कमोडिटी या कॉर्नर स्टोन मान रहे हैं, जिसकी वजह से वो कॉपर में बहुत बड़े बड़े लॉन्ग पोजीशंस ले रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइस वॉलेटिलिटी एम्पलीफाई हो रहा है। और अगर मान लीजिए आने वाले टाइम में कुछ रीजन की वजह से या कुछ क्राइसिस की वजह से इन हेज फंड्स को या इन बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कॉपर में अपना पोजीशन कट करना पड़ सकता है, तो ये कॉपर के प्राइसेस के ऊपर भारी पड़ सकता है। तो अभी तक जो हमने तमाम फैक्टर्स डिस्कस किए हैं वहां पर आपको ऑलरेडी पता चली गया होगा कि ओवरऑल जो अभी डिमांड है वो बहुत ज्यादा है और सप्लाई जो है वो इस डिमांड के कंपैरिजन में कम है, और ये जो सप्लाई है ये आने वाले टाइम में कुछ रीजंस की वजह से और भी कम होने का चांसेस रखता है। तो अभी इसके बाद बात करते हैं कॉपर इज द न्यू गोल्ड, इसके ऊपर क्यों डिस्कशन किया जा रहा है। तो कॉपर इज द नेक्स्ट गोल्ड ये शुरू हुआ था अनिल अग्रवाल जी के एक ट्विटर पोस्ट से। और अगर किसी को अनिल अग्रवाल के बारे में नहीं पता है तो अनिल अग्रवाल वेदांता रिसोर्सेज के चेयरमैन और फाउंडर है, और इन्हें मेटल किंग ऑफ इंडिया भी बुलाया जाता है। तो इन्होंने कुछ टाइम पहले ट्विटर पे एक पोस्ट किया था। उन्होंने अपने पोस्ट में ये बताया था कि दुनिया का जो सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर है बैरेक गोल्ड, उन्होंने अपने आप को रीब्रांड किया है टू जस्ट बैरेक, क्योंकि वो अपना फ्यूचर गोल्ड में नहीं बल्कि कॉपर में देखते हैं। और वो ये भी बोलते हैं कि कॉपर जो है वो नया सुपर मेटल है जो अभी हेवीली हर एडवांस टेक्नोलॉजी में यूज किया जा रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या डिफेंस इक्विपमेंट्स हो। और वो ये भी बोलते हैं कि अभी ग्लोबली बहुत सारे कॉपर माइंस को रिवाइटलाइज किया जा रहा है और नए स्मेल्टर्स को बनाया जा रहा है। और वो ये भी बोलते हैं कि इंडिया ऑल्सो हैज अ बिग अपॉर्चुनिटी हियर। और इन्हीं रीजंस की वजह से अभी कॉपर को नया गोल्ड बताया जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, अभी ये जो कॉपर कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज है वहां पर भी अप साइकिल एंटिसिपेट किया जा रहा है। स्पेशली अगर आप अभी केबल एंड वायर इंडस्ट्री को देखेंगे तो यहां पर बोला जा रहा है कि इट कुड एंटर
अ 1.9 ट्रिलियन ग्रोथ फेज। और इसी के चलते जो केबल एंड वायर इंडस्ट्रीज के जो कंपनीज है उसके ऊपर अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बुलिश है। एंड ऑब्वियस ये बात है, अगर ये इंडस्ट्री ग्रो होगा तो कॉपर का कंजम्पशन है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और प्रेजेंटली अगर आप सप्लाई साइड को एनालाइज करेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि ग्लोबली अभी पूरी दुनिया में अबाउट 700 एक्टिव कॉपर माइंस है। और प्रेजेंटली कॉपर के टॉप प्रोड्यूसर्स है चिली, पेरू, डोमिनिक रिपब्लिक और चाइना। और अभी अगर आप ये लिस्ट देखेंगे तो इंडिया टॉप प्रोड्यूसर्स के लिस्ट में नहीं है। और साथ ही साथ इंडिया जो है वो कॉपर को हेवीली इंपोर्ट करता है। और 2024 की अगर आप बात करेंगे तो इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ कॉपर को इंपोर्ट किया था। एंड ऑल्सो आज के टाइम में भी ये जो कॉपर का डिमांड है उसको मीट करने के लिए इंडिया प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करेगा। और अगर हम इंडिया में कुछ नए माइंस को भी आइडेंटिफाई करेंगे तो वहां पर एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो 15 साल बाद ही स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि कॉपर माइंस को डेवलप करने का जो प्रोसेस है उसके लिए मिनिमम 15 to 25 इयर्स का टाइम लगता है। और प्रेजेंटली जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस है कॉपर डिमांड का वो ये बताते हैं कि 2050 तक जो कॉपर का ग्लोबल डिमांड होगा उसको मीट करने के लिए हर साल ग्लोबली एटलीस्ट 6 नए कॉपर माइंस को ओपन करने की जरूरत। और एक्सपर्ट्स ये भी प्रोजेक्ट करते हैं कि बाय 2035 जो कॉपर का टोटल डिमांड होगा वो सप्लाई के कंपैरिजन में 30% बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंटली जो एग्जिस्टिंग कॉपर माइंस है वो डिप्लीट हो रहे हैं और इन एग्जिस्टिंग माइंस से जो कॉपर का ओवर यील्ड है वो हर साल कम हो रहा है। तो अब इसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज के टाइम में अगर किसी को कॉपर में इन्वेस्ट करना है तो मार्केट में कॉपर में इन्वेस्ट करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। तो कॉपर में इन्वेस्ट करने का पहला ऑप्शन हो सकता है मेटल कंपनीज, यानी आप ऐसे कंपनीज को ढूंढ सकते हैं जो डायरेक्टली कॉपर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है और उन कंपनीज के शेयर्स को आप खरीद सकते हैं। और ये किसी भी तरीके का बाय सेल करने का रेकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं वो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पस के लिए होता है। तो अभी अगर आप कुछ ऐसे कंपनीज को स्टडी करना चाहे जो कॉपर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है तो इसमें वन ऑफ द कंपनी इज हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और ये एक सरकारी कंपनी है एंड मोर ओवर ये इंडिया का अकेला स्टेट ओन्ड कंपनी है जो कॉपर प्रोडक्शन में वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। यानी ये कंपनी कॉपर का माइनिंग भी करता है, बेनिफैक्शन भी करता है, स्मेल्टिंग भी करता है और फाइनली कॉपर का रिफाइनिंग भी करता है। तो इसीलिए ये कंपनी डोमेस्टिक कॉपर सेक्टर में डायरेक्ट एक्सपोजर प्रोवाइड करता है। और इस कंपनी का जो स्टॉक है इसको अगर आप डायरेक्टली कॉपर के प्राइसेस के साथ कोरिलेट करोगे तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये कॉपर के प्राइसेस को इंडिकेट कर रहा है और यहां पर ये जो कैंडलस्टिक चार्ट दिख रहा है ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के शेयर प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जब भी कॉपर का प्राइस बढ़ता है तो इसका शेयर प्राइस भी बढ़ता है, जब कॉपर का प्राइस गिरता है तो इसका शेयर प्राइस भी गिरता है और फिर से जब रिसेंटली कॉपर का प्राइस बढ़ रहा है तो इस कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ रहा है। और इसीलिए मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि डोमेस्टिक कॉपर सेक्टर में ये जो कंपनी का स्टॉक है वो डायरेक्ट एक्सपोजर प्रोवाइड करता है। और उसके बाद एक और कंपनी है वेदांता लिमिटेड जो कि एक डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्स कंपनी है और इस कंपनी के जो सिग्निफिकेंट ऑपरेशंस है वो ऑयल एंड गैस में है, जिंक में है और एल्यूमिनियम में है। और इस कंपनी में कॉपर प्रोडक्शन की कैपेबिलिटीज भी है जिसको पहले आई थिंक स्टरलाइट कॉपर के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद एक और कंपनी है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज जो आदित्य बिरला ग्रुप का हिस्सा है। और हिंडाल्को जो है वो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कस्टम स्मेल्टर है और ये रिफाइंड कॉपर का वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स है और कॉपर के साथ साथ ये कोर एल्यूमिनियम बिजनेस में भी इन्वॉल्व है। और अगर आप हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के भी स्टॉक प्राइस को कॉपर के प्राइस के साथ कोरिलेट करेंगे तो यहां पर भी एग्जैक्टली आपको वही दिखेगा, जब कॉपर का प्राइस बढ़ रहा है तो स्टॉक प्राइस बढ़ता है, कॉपर का प्राइस गिरता है तो स्टॉक प्राइस गिरता है। और रिसेंटली जब कॉपर का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा है तो हिंडाल्को का जो स्टॉक प्राइस है वो भी बढ़ा है। बट हैविंग सेड दैट आपको ये भी ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है कि जब भी आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को एनालाइज करते हो तो वहां पर कॉपर प्रोडक्शन ही अकेला क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। वहां पर आपको कंपनी का बिजनेस, कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी के प्रमोटर्स का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड और कंपनी का वैल्यूएशन क्या है और प्रेजेंटली कंपनी का बैलेंस शीट कितना स्ट्रांग है, कितना लेवरेज्ड है, इन सारी चीजों को भी आपको एनालाइज करना बहुत ही जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स ये जो इन्वेस्टिंग के सारे बेसिक्स है अगर आप इसको फ्री में सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे फ्री बूट कैंप में रजिस्टर कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो अभी इसके बाद बात करते हैं दूसरे ऑप्शन के बारे में जो कि है ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और ETFs के जरिए ना आप प्योरली कॉपर सेक्टर के ऊपर बेट नहीं कर सकते, यहां पर आप एक ब्रॉडर मेटल इंडेक्स के ऊपर बेट करते हो जिसमें कॉपर भी शामिल होता है। और अभी मार्केट में जो मोस्ट ऑफ द मेटल ETFs अवेलेबल है दे आर बेस्ड ऑन निफ्टी मेटल इंडेक्स। तो इसके अगर आप कुछ एग्जांपल्स देखना चाहे तो ICICI प्रूडेंटल निफ्टी मेटल ETF इज वन ऑफ द ऑप्शंस। और इसका अगर आप पोर्टफोलियो और अलोकेशन देखोगे तो इसका जो अलोकेशन है अबाउट 72.64% जायंट मेटल कंपनीज में है, 5.31% लार्ज मेटल कंपनीज में है, 22.05% मिड कैप के जो मेटल कंपनीज है उसमें है, स्मॉल कैप और टाइनी कंपनीज में इनका इन्वेस्टमेंट जीरो है या एलोकेशन जीरो है। और कौन कौन से कंपनीज में इनका स्प्रेड है तो यहां पर आप देख सकते हो तमाम कंपनीज में
इस ETF का स्प्रेड है। और नीचे यहां पर अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान कॉपर इज ऑल्सो इन दिस मेटल निफ्टी इंडेक्स। तो उसी तरीके से यहां पर आपको ग्रो का भी निफ्टी मेटल ETF मिल जाएगा और ऐसे ही आपको मीरे एसेट्स का भी निफ्टी मेटल ETF मिल जाएगा। तो ऐसे मेटल ETFs को भी आप एक्सप्लोर करके इनडायरेक्टली या पार्शियली आप कॉपर सेक्टर में एक्सपोजर ले सकते हैं। और ETFs का क्या है, दे आर वेरी सिंपल टू बाय। आप डायरेक्टली आप अपने डीमैट अकाउंट से इसको बाय कर सकते हैं और एक छोटे कैपिटल से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। और उसके बाद कॉपर में बेट करने का एक और ऑप्शन है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जो आपको डायरेक्टली कॉपर में एक्सपोजर दे देता है, लेकिन ये थोड़ा रिस्की है और यहां पर कैपिटल भी ज्यादा लगता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर आप MCX में कॉपर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करेंगे तो इसका जो एक लॉट है वो 2500 यूनिट्स का होता है और ये एक लॉट खरीदने के लिए आपके पास एटलीस्ट 4 लाख रुपए का कैपिटल होना चाहिए। बट एज आई हैड मेंशन्ड अर्लियर, फ्यूचर में एसोसिएटेड रिस्क भी ज्यादा होता है, तो इसीलिए यहां पर आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि इस एसोसिएटेड रिस्क को क्या आप मैनेज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। और उसके बाद अगर मान लीजिए किसी को इंटरनेशनल मार्केट में कॉपर के ETFs में या कॉपर के फंड्स में इन्वेस्ट करना है, तो उसके भी कुछ ऑप्शन है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स कॉपर इंडेक्स फंड, जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। और उसके बाद एक और है ग्लोबल एक्स कॉपर माइनस ETF, और ये भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अलावा ये मेक्सिको और बर्लिन के जो एक्सचेंजेस हैं वहां पर भी ये लिस्टेड है। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स में एक सिंपल थैंक यू भी लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।